आज भारत के निर्यात, कृषि और सहकारिता तीनों क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, श्री BL वर्मा जी, सहकारिता सचिव श्री ज्ञानेश कुमार जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड श्री पंकज कुमार बंसल जी, और आज मेरे सामने बैठे हुए देश भर के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए कोऑपरेटिव क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए प्यारे बंधु भगिनी और मेरे किसान भाई बहन, आप सभी को आज मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज नवमी का दिन है। महानवमी एक प्रकार से असत्य पर सत्य के विजय के लिए आयुध के पूजन का दिन होता है और हमारे शास्त्रों के अंदर महानवमी के दिन को ऐसा माना जाता है कि इसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन ही शुभ होता है। और आज इसी दिन पर राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड का एक प्रकार से फॉर्मल उद्घाटन होने जा रहा है। आज इसका लोगो, ब्रोशर, वेबसाइट, ये सभी सार्वजनिक किए जाएं और मोदी जी ने जो सहकार से समृद्धि की कल्पना की थी और पहली बार आजादी के बाद सहकारिता मंत्रालय की रचना की, उसके लक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आज हम पार कर कर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, एक प्रकार से ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना ये ढेर सारे उद्देश्यों के साथ बहुत सोच विचार कर की गई। निर्यात बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है और निर्यात में विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि का है। निर्यात तो शायद आज भी काफी कुछ हो रहा है, मगर उसका फायदा किसान को नहीं मिल रहा है। मैं आगे बताऊंगा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड से निर्यात से जो फायदा होगा वो सीधा किसान के अकाउंट में कैसे जाएगा। इसके साथ साथ हमने क्रॉप पैटर्न चेंजिंग को भी इसका एक लक्ष्य रखा है। अभी हमारा किसान जो उत्पादन वो करना चाहता है वो करता है। एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट के माध्यम से हम दुनिया में जो चाहता है, दुनिया में जिसकी जरूरत है वो हमारा किसान उत्पाद करेगा। इस प्रकार की क्रॉप पैटर्न को चेंज करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तीसरा लक्ष्य है कि हमारे देश में ढेर सारे किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर बहुत इनिशिएटिव लिए हैं और मुझे आनंद है 12 लाख से ज्यादा किसान तो पंजीकृत हो गए, रजिस्टर्ड हो चुके और आने वाले दिनों में
एक लक्ष्य है कि 2027 तक कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा किसान अपनी भूमि को प्राकृतिक घोषित कर देंगे, ऑर्गेनिक घोषित करने में सफल होंगे। अब ये 2 करोड़ से ज्यादा किसान ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बाजार में आएगा, मगर उसका सर्टिफिकेशन नहीं होगा, उसका मार्केट नहीं होगा, तो किसान को कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के मार्केटिंग के लिए भी हमने इसी प्रकार की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई है। इसके साथ रहकर एक अच्छे पैकेजिंग के साथ एक विश्वसनीय ब्रांड के साथ और सभी प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षणों से पार उतरने वाली अंतर्राष्ट्रीय कक्षा की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को विश्व का बाजार में भेजने का काम करेगा और विश्व का बाजार हमारे किसान को उपलब्ध कराएगा, जिससे अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो रेट किसान को मिल रहा है, इससे कम से कम 1.5 गुना या 2 गुना दाम किसान को सीधा मिल पाए। ये बहुत बड़ा आने वाले दिनों में किसान के लिए समृद्ध बनने का एक रास्ता खुलने वाला है और इससे हमारी भूमि भी बचेगी, जल का भी बचाव होगा, फर्टिलाइजर का भी बचाव होगा और विश्व भर के लोगों का भारत के साथ साथ स्वास्थ्य भी सुधरेगा। इसी प्रकार से बायोफ्यूल के लिए जो अलायंस अभी पीयूष भाई ने बात करी, इसकी घोषणा मोदी जी ने की है। भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा, जिसमें 3 या 4 क्रॉप हो सकते हैं, ऐसी भूमि और ऐसा मौसम अगर कोई एक देश में उपलब्ध है तो वो केवल और केवल भारत है, जहां 4 क्रॉप लिए जा सकते। अगर ये 4 क्रॉप में से एक क्रॉप भी बायोफ्यूल के प्रोड्यूस के लिए किसान चेंज कर ले, तो हम भारत की बायोफ्यूल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर कर विश्व में भी बायोफ्यूल का निर्यात कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमारा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एक लिंक बनाकर काम करेगा और हमारा छठा उद्देश्य है कि देश की सहकारिता को मजबूत करना। और जब मैं कहता हूं देश की सहकारिता को मजबूत करना, तब समग्र कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, कृषि पर निर्भर आबादी और समग्र ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करता हूं। मैं कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों की जीडीपी में योगदान 15% है, 15% है और आबादी लगभग 60% है। कोई देश 60% आबादी को इग्नोर कर अपने अर्थतंत्र को मजबूत नहीं कर सकता। जिस अर्थतंत्र में देश की 60% आबादी की जगह न हो, वो अर्थतंत्र अपने आप में कभी सफल भी नहीं हो सकता। तो हमें आगे भी बढ़ना है, जीडीपी भी बढ़ाना है और ये 60% लोगों की समृद्धि बढ़ाकर उनको रोजगार भी देना है। तो इसका एकमात्र रास्ता है कोऑपरेटिव को मजबूत करना। और ये हमारा जो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड है, वो कोऑपरेटिव के समग्र ढांचे को एक नई मजबूती देने का भी काम करेगा। तो 6 उद्देश्यों के साथ निर्यात को बढ़ाना, किसान को समृद्ध करना, क्रॉप पैटर्न को चेंज करना, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए विश्व का बाजार उपलब्ध कराना, बायोफ्यूल के लिए विश्व के बाजार में भारत की एंट्री कराना और सहकारिता को मजबूत करना। ये 6 उद्देश्य लेकर इस सहकारिता के क्षेत्र में आज नई शुरुआत हुई है। मैं देश भर के
कोऑपरेटिव के कार्यकर्ताओं को और किसानों को बहुत बहुत मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये नई शुरुआत से दूध के उत्पाद, मरी मसाले, इसबगुल, जीरा, इथेनॉल और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस और ढेर सारे ऐसे प्रोड्यूस है जिसकी विश्व में मांग है, मगर हम ये बाजार का हिस्सा नहीं है। ये सभी बाजारों तक पहुंचने का और उसका महत्तम फायदा उठाने का किसान और विश्व के बाजार में कड़ी बनने का काम ये कोऑपरेटिव करेगी। और मुझे आनंद है, अभी हमने 5 लोगों को सदस्यता दी है, परंतु लगभग 1500 कोऑपरेटिव अब तक सदस्य बन चुके हैं और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि हर तहसील एक्सपोर्ट लिमिटेड के साथ जुड़ जाए और किसानों की आवाज बन जाए। अभी तो एकदम नई शुरुआत है, कार्यालय भी टेम्पररी स्तर पर कहीं चला रहे हैं हम, कर्मियों की रिक्रूटमेंट भी चल रही है, मगर अब तक हमारे पास 7,000 करोड़ का ऑर्डर आ चुका है और 15,000 करोड़ का नेगोशिएशन चल रहा है। तो मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में इफको, क्रिप्को, अमूल उसकी तरह ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड भी एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सफल एडवेंचर साबित होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कोऑपरेटिव ने हमारे देश के कई क्षेत्रों में बहुत बहुत बड़े योगदान दिए हैं। खाद्य उत्पादन में 30% कोऑपरेटिव क्षेत्र में होता है, चीनी उत्पादन का 30% कोऑपरेटिव करता है, दूध के उत्पादन में करीब 19% कोऑपरेटिव करता है, स्पिंडल्स की बात करूं तो उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा कोऑपरेटिव का है, और देश के अनाज के उत्पाद करने वाले किसानों को फाइनेंस करने का जो सवाल है वो फाइनेंस में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली होकर 42% हिस्सा कोऑपरेटिव का है। परंतु एक प्रकार से चीनी उत्पादन में हमारा योगदान 30% है, मगर चीनी की एक्सपोर्ट में 1% है। दूध के उत्पादन में हमारा योगदान 17% है, मगर मिल्क प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में कोऑपरेटिव का योगदान 2% से कम है। मैं ये बता रहा हूं कि कितनी अपार संभावनाएं हमारे क्षेत्र के लिए पड़ी हुई है। इसका दोहन करने के लिए एक जरिया चाहिए था, जो किसान सहकारी समिति और विश्व के बाजार के बीच में कड़ी बने। और मैं मानता हूं कि ये जो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना हुई है, उससे कड़ी की जो कमी थी वो कमी आज पूरी हो जाएगी। इसके माध्यम से छोटी छोटी समितियों को भी आवश्यक फाइनेंस और फाइनेंस के नॉलेज की उपलब्धता ये समिति कराएगी। निर्यात की मेंटालिटी और निर्यात के लिए उपयुक्त सावधानियां जो रखनी है, निर्यात अनुकूल मटेरियल के उत्पाद के लिए, इसके लिए भी यह समिति काम करेगी। ब्रांड के बारे में सजगता, क्वालिटी के लिए जागरूकता, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए पैरामीटर्स तय करना, ये सारे काम राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड करेगा। और बिल्कुल नगण्य
चार्ज लेकर छोटे से छोटे किसान को उपलब्ध कराएगा। आज किसान का चाहे गेहूं निर्यात हो या गन्ने में से बनी हुई चीनी निर्यात हो या मिल्क प्रोड्यूस निर्यात हो, किसान के हाथ में कुछ नहीं आता है। ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड जो एक्सपोर्ट करेगा, वो एक्सपोर्ट का मुनाफा जो है वो 50% कम से कम किसान के पास चला जाएगा, ये हमने सुनिश्चित किया। किसान के पास से हम जो परचेज करेंगे वो एमएसपी के कर इसका भुगतान कर लेंगे और फिर 6 माह की बैलेंस शीट बनने के बाद एमएसपी के किए हुए भुगतान के अतिरिक्त जितना भी मुनाफा आएगा, इसका 50% सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। मानो मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि हमने 1 लाख टन चावल एक्सपोर्ट किया। 1 लाख टन चावल के एमएसपी जितना रेट तो किसान को परचेज के वक्त ही दे देंगे और 1 लाख टन चावल निर्यात करने के कारण राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को जो मुनाफा होगा, इसमें एमएसपी का कॉस्ट बात कर 50% है, वो पर केजी डिवाइड कर जिस किसान ने जितना चावल दिया है उसके बैंक अकाउंट में हम सीधा डाल देंगे। इसके कारण किसानों को निर्यात योग्य उत्पाद बढ़ाने में उत्साह भी बढ़ेगा। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। मित्रों, मैंने एक एपीएमसी चलाई है। हमारी एपीएमसी में हमने ये प्रयोग बहुत पहले 98 में किया था, तो विफल हो गए, मुंह की खानी पड़ी। जीरा एक्सपोर्ट करने के लिए किया था। अब एक्सपोर्ट करने के लिए तो गए, सब करा भी, मगर जीरा खेत में से उठाते वक्त जो मिट्टी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान नहीं दिया था हमने। एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, माल रिजेक्ट हो गया। मगर मैं तो हारने वाला आदमी नहीं हूं। फिर हमने कुछ लोगों को बुलाया कि इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी, कि साहब कोई टेक्नोलॉजी नहीं करनी है। फर्टिलाइजर की थैलियां है, उसको काटकर सीकर उल्टा कर बाहरी साइड, फर्टिलाइजर वाली साइड नहीं, जीरा उसमें डालो और उसी में से पैकिंग करो। इतना करोगे तो पास हो जाएगा। मगर 1 साल हमने ट्रायल करा, यही प्रयोग किया, आपको आश्चर्य लगेगा, वो जीरा एक्सपोर्ट योग्य माना गया और तीसरे साल से हमारा एक्सपोर्ट हो गया। चीज बहुत छोटी सी है, हर किसान कर सकता है, परंतु इसके लिए सावधानी चाहिए। उसको लिए इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ये बारीकियों को मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं कि मैं चिंता करूंगा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड सिर्फ मुनाफे का ध्यान न रखे, इस सारी चीजों में बरोबर इनके सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, साइंटिस्टों की और मार्केटिंग के लोगों की नजर किसान में रहे, नजर मुनाफे में न रहे। ये हमारा लक्ष्य है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो खेत लेवल से, खेत के स्तर से, किसान के स्तर से इसका स्वभाव बनाना पड़ेगा। क्रॉप पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। एक ब्रांड, पैकेजिंग और मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था किसान के मन में भी जागरूकता के साथ खड़ी करनी पड़ेगी और ये व्यवस्था राष्ट्रीय निर्यात कोऑपरेटिव निर्यात लिमिटेड ने पूरी करनी पड़ेगी। तब जाकर हम सफलता के साथ हमारे 6 के 6 उद्देश्यों को आगे बढ़ा पाएंगे। मित्रों, इसमें 5 सफल कोऑपरेटिव्स को हमने प्रमोटर सदस्य बनाया है। इसमें राज्य स्तरीय शीर्ष समितियों को भी मेंबर बनाया है।
राष्ट्रीय सहकारी समितियां और बहुराज्य सहकारी समितियों को भी बनाए, जिला कक्षा की समितियों को भी लिया है, पैक्स को भी लिया है। तो एक प्रकार से संपूर्ण सहकारिता जगत का रिप्रेजेंटेशन करने वाला ये बॉडी बनेगा और आने वाले दिनों में बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें परचेज, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे पहलुओं को हम इंक्लूड करते हुए एक कंप्लीट एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बनाने का हम काम करेंगे। बाजार के संपर्क के लिए, जैसा पीयूष भाई ने कहा, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ उनका मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और हमारे दूतावासों को जोड़ने का काम भी ये करेगा और बाजार की मांग के अनुरूप यहां उत्पादन हो, इसके लिए एफपीओ को और पैक्स को साथ में रखकर हम इसकी एक डिजाइन भी बनाएंगे। इसका ही एक छोटा प्रयोग कल एक मीटिंग में हमने डिस्कस किया है कि देश को दलहन चाहिए, तो दलहन कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो नाफेड और एनसीसीएफ को एक काम दिया गया है, दलहन के किसानों का रजिस्ट्रेशन करें और देश को जितनी दलहन चाहिए इतनी कम से कम हम प्रोड्यूस करें, हो सके तो ज्यादा करें जिससे एक्सपोर्ट कर पाए। अगर ये प्रयोग सफल होता है, मुझे विश्वास है सफल होगा, परंतु सफल होता है तो आने वाले दिनों में और कई क्षेत्रों में हम इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैस्टर है, इसबगुल है, मरी मसाले हैं, ये सारे क्षेत्रों में इसका एक सफल प्रयोग हम आने वाले दिनों में कर सकते हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए ये जो हमारा इनिशिएटिव है, निश्चित रूप से निर्यात बढ़ाना हमारा लक्ष्य है, परंतु इसके साथ निर्यात का फायदा किसान पर पहुंचे ऐसी सुचारू व्यवस्था करना भी हमारा लक्ष्य है। और ढेर सारी ऐसी चीजें जिसका मार्केट विश्व में उपलब्ध है। गल्फ के देशों में ताजी सब्जियां भेजना हो, दक्षिण भारत की कॉफी को एक्सपोर्ट करना हो, वे प्रोटीन को एक्सपोर्ट करना हो, इसबगुल को एक्सपोर्ट करना हो, परंतु इसके विश्व के बाजार और किसान के बीच में अनुसंधान नहीं है और ये मार्गदर्शन करने का काम हम करेंगे। ढेर सारे ऐसे हमारे फ्रूट्स हैं जो विश्व में उपलब्ध ही नहीं है, वहां उनका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। उन लोगों ने उनके फ्रूट का टेस्ट तो हमारे यहाँ डेवलप कर दिया, अब बारी हमारी है हमारे फ्रूट्स का टेस्ट विश्व के खाने वालों में डेवलप करना। बहुत बारीकी से इसका हमने प्लानिंग किया है और मैं आज विशेष रूप से मित्तल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतने कम समय में इसको खड़ा करने में, बीच में थोड़े समय बीमार भी हुए मगर उन्होंने बहुत अच्छा परिश्रम किया है। तो मित्तल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं लक्ष्य को बोलना नहीं चाहता, परंतु चावल, चीनी, गेहूं, जीरा, इसबगुल और अदरक, इसके लक्ष्य भी अगले साल के हमने तय कर लिए हैं, इन हाउस तय किए हैं। सार्वजनिक करने का इच्छा भी नहीं है क्योंकि फिर से वो एपीएमसी के नहीं, इसके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो परंतु हम कुछ भी छोड़े बगैर शुरुआत सबकी करेंगे। अगले साल मुझे भरोसा है कि अगले साल की बैलेंस शीट कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत उत्साह और हिम्मत देने वाली निकलेगी। और मोदी जी ने जो 3 समितियां बनाई हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर बीज उत्पादन के लिए कोऑपरेटिव बनाई है जिसका लक्ष्य है विश्व के अच्छे से अच्छे बीजों जैसे बीजों का यहाँ उत्पादन करना, स्वदेशी उत्पादन करना और हमारे मूल बीज है इसका संरक्षण और संवर्धन करना। दूसरा ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव बनाई है जो देश भर के किसानों का भूमि का और उनके प्रोड्यूस का ऑर्गेनिक होने का सर्टिफिकेशन करेंगी, उनकी ट्रेनिंग करेगी और
एक बड़ा चेन बनाकर भारत ऑर्गेनिक के नाम से एक ब्रांड डेवलप कर कर विश्वसनीयता के साथ हर व्यक्ति को ये पहुंचाया जाएगा, जिससे मुनाफा मिल जाए। और तीसरा, ये कोऑपरेटिव बनाई है निर्यात के लिए। मुझे भरोसा है कि आने वाले 10 साल के बाद जब भी कोऑपरेटिव सेक्टर की चर्चा होगी तो इफको, क्रिप्को और अमूल की तरह ये तीनों नेशनल कोऑपरेटिव अपना स्थान मजबूत कर लेगी और विश्व के बाजार में एक दमखम के साथ खड़ी होगी। मैं आज देश भर के कोऑपरेटिव सोसाइटी के भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ मोदी जी का जो विचार है, मंत्रालय का जो विचार है, उसको आपके सामने किसी भी क्षेत्र में रखे। अलग अलग 57 इनिशिएटिव लिए हैं हमने, मगर हर का आपने स्वागत किया। कुछ तो सेल्फ डिसिप्लिन लाने वाली चीजें भी हैं, मगर उसको भी आपने स्वीकार किया और एक अच्छे तरीके से नवे जोम और उत्साह के साथ कोऑपरेटिव सेक्टर आगे बढ़ रहा है। इसमें आपका सहयोग और जरूरी है, मगर मुझे भरोसा है कि सहयोग जरूर मिलेगा। आज निर्यात के माध्यम से किसानों की समृद्धि, ये मूल कंसेप्ट के साथ जो नई शुरुआत हुई है, मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर इसको जरूर सफल बनाएगा और आप लोगों का सहयोग भी मिलेगा। फिर से जुड़े हुए सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।